यस। मेरा चैप्टर नंबर 7 मैंने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैंने अभी तक के लेक्चर के अंदर आपको इस चैप्टर में एक टॉपिक कवर कराया था। जब हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना होता है तो उसके हमने 4 मेथड्स रीड आउट किए थे। फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज, पीरियोडिक एवरेज एंड फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस एवरेज या वेटेड एवरेज। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं पूरा बता चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, इन चारों मेथड्स में किसी को भी कोई डाउट है बेटा? एनीवन हैव डाउट इन दिस फोर मेथड्स? नो सर। नहीं है। देन आफ्टर इसके बाद में मैंने कुछ एक्टिविटी डिस्कस करी थी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर मैंने बेसिकली एक्टिविटी नंबर 3 मैंने कवर कराया था। एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल फीफो मेथड से हमें कवर अप करना था, जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था। फीफो मेथड से स्टोर्स लेजर बना करके, और फिर उसी क्वेश्चन को हमें वेटेड एवरेज एबीसीओ मेथड से भी सॉल्व करना था। तो ये आपका हो गया है या नहीं? वेटेड एवरेज मेथड से ये मुझे कराना है। वेटेड एवरेज मेथड से कंप्लीट हो गया है या नहीं बेटा? फटाफट बोले। सर हो क्या? हो गया है। बाकी सबका भी कंप्लीट हो गया है कि बेटा? रिप्लाई दे अगर नहीं हुआ है तो मुझे कराना है तो। सर हो गया। हो गया है, चलिए। तो ये हमारा हो गया है। एक्टिविटी नंबर 3 मेरी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी ने नहीं किया है तो आप एक बार करके देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर इसी के बाद में हम आगे चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 के बाद में अ, इसी के अंदर एक्टिविटी नंबर 4 दिया है। इसको हम देखते हैं इसमें क्या बोला है। एक्टिविटी नंबर 4 उसी से रिलेटेड दिया है। अ बिजनेस हैज एन ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 100 यूनिट्स। आपके पास में ओपनिंग इन्वेंट्री रखा हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री रखा हुआ है 100 यूनिट्स विच कॉस्ट $10 ईच। और एक यूनिट कितने की है? $10 ईच की। इट देन बाय 30 यूनिट्स एट $12 ईच। फिर उन्होंने क्या करा? 30 यूनिट्स और परचेज कर ली है, और एक यूनिट है कितने की? $12 ईच। फिर आगे बोला हमें 40 यूनिट्स फिर वापस से आपने परचेज किया, और फिर आपने किस रेट पे परचेज करा है? $12.50 ईच। एंड देन आफ्टर, उसके बाद में उन्होंने बोला ड्यूरिंग द पीरियड इट सेल्स। आपने फिर करंट ईयर के अंदर सेल करी है, तो यहाँ पर आपने सेल किया, तो ये सेल, और कितनी यूनिट सेल करा है आपने? 120 यूनिट्स। और किस रेट पर सेल करा है आपने? $20 ईच। आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग द पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड। बेटा, पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड मतलब कौन सा हो गया? सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज मेथड? वेट। वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज? पीरियोडिक एवरेज आ रहा है ना बेटा? पीरियोडिक एवरेज आ रहा है, तो पीरियोडिक एवरेज का मतलब क्या होगा? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज। याद रखना, पीरियोडिक वर्ड आते ही सिंपल एवरेज होता है। मतलब कि यहाँ पर हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। और सिंपल एवरेज प्राइस मेथड के अंदर आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना आएगा। तो बेटा, हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज तो, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था 100 यूनिट्स का, मैंने परचेस करी 30 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स का पहले से रखा था, 30 यूनिट्स और परचेस कर ली, 130 यूनिट्स। फिर 40 यूनिट्स और परचेस कर ली, तो वो कितनी हो गई? 170 यूनिट्स हो गई क्या टोटल? जिसमें से आपने 120 यूनिट सेल आउट कर दी है। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 50 यूनिट्स का बचेगा क्या? 100 यूनिट्स पहले की रखी थी, 30 यूनिट्स और परचेस कर ली, 40 यूनिट्स और परचेस कर ली, माइनस सेल यूनिट्स 120 यूनिट्स। तो कितनी यूनिट्स रिमेनिंग बचेगी? 50 यूनिट्स रिमेनिंग बचेगी क्या? यस सर। पहली चीज। नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई हमारी 50 यूनिट्स।
और फिर उसके बाद में से मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो उसके लिए मुझे प्राइस चाहिए। और एवरेज प्राइस निकालने का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसमें? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। यही करते हैं क्या बेटा? तो मेरे पास यहाँ पर अलग अलग तरह का, सबसे पहले तो 100 यूनिट्स रखिए 10 वाली। फिर उसके बाद में 30 यूनिट्स आपने 12 वाली परचेज करा, तो 30 × 12। फिर इसके बाद में आपने 40 यूनिट्स परचेज करा, 12.50। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कितनी है? 100 यूनिट्स प्लस 30 यूनिट्स प्लस 40 यूनिट्स। सॉल्व करें भाई इसको, देखें पूरा कितना आ रहा है। 100 ये 10 कितना हो जाएगा? 1000। 30 × 12 360। और प्लस 40 × 12.5 500 डिवाइडेड बाय 170 करना बेटा, कितना आ रहा है? 500 डिवाइडेड बाय 170, सॉरी 500 क्या, तीनों का टोटल डिवाइडेड बाय 170। 1000 प्लस 360 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 170। सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है रेट। 10.94। 10.94 पर यूनिट। 10.94 पर यूनिट। यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? होपफुली सबको समझ में आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया इस चैप्टर के अंदर। फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो हमारा 10.94 पर यूनिट मेरा क्या आ गया? एवरेज प्राइस आ गया है। और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स थी 50 यूनिट्स, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स इंटू 10.94 पर यूनिट। 547 डॉलर्स। तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 547 डॉलर्स। यस हर्षप्रीत बोलिए। तो अगर इसी सेम क्वेश्चन को एवरेज मेथड से ओ वेटेड एवरेज वाले मेथड से करेंगे तो फिर आप एक बार इसी सेम क्वेश्चन को उसमें में करके बता सकते हो। यहाँ पर एक सेकेंड। वेटेड एवरेज से भी वही बैठेगा बेटा, यहाँ पर सेम बैठेगा आंसर। रीजन क्योंकि आपने जो सेल करी है 120 यूनिट्स, उन्होंने यहाँ पर ईयर के मिड में सेल नहीं किया है। उन्होंने सेल कब करा है? लास्ट में। तो वो जितनी आती जाएगी यूनिट्स का रेट उस अकॉर्डिंगली एड ऑन होता जाएगा। यहाँ पर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों से एक ही रेट बैठेगा क्या? गॉट इट। भाई क्योंकि आपने जो यूनिट्स इश्यू करी है वो मिड में ना करके एंड में करी है, तो एंड में करी तो तब तक तो रेट सारा कैलकुलेट हो चुका है ना हमारा। यस सर। चलिए, यहाँ तक की बात भी हमारी हो गई। एक्टिविटी नंबर 4 हो गया। फिर उसी के बीच में ये उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए, जो आप समझ गए हैं हम कंसेप्ट का। क्या लिखा हुआ है फीफो मेथड के अंदर? मोर रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई जो गुड सबसे पहले आया था वो सबसे पहले बाहर निकल रहा है, तो वही बैलेंस शीट वगैरह के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह और वो चीजें थोड़ी रियलिस्टिक वैल्यू आती है, मतलब एक्चुअल वैल्यूज आ पाती है। एवरेज कॉस्ट के अंदर कैन बी कॉम्प्लेक्स एज वेटेड एवरेज इज रिक्वायर्ड बाय IAS 2। जो हमारा IAS 2 जो है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है, उसके अंदर वेटेड एवरेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कैलकुलेशन पार्ट हर किसी के बस की बात नहीं हो पाती है। फिर उसी के अंदर दिया नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट्स।
डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन विल प्रोवाइड डिफरेंट प्रॉफिट फिगर्स। आप अगर आपने उस क्वेश्चन को जो किया था अभी, अगर आपने फीफो मेथड से किया था अपन ने एक्टिविटी नंबर 3 को, तो उसके अंदर प्रॉफिट अलग निकल रहा है, और अगर आपने उसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से किया होगा तो उसके अंदर प्रॉफिट का फिगर अलग आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक का भी दोनों मेथड से अलग अलग वैल्यूएशन आता है, तो आप जो भी मेथड फॉलो करेंगे उसमें हर मेथड से वैल्यूएशन क्या होता है, फिगर चेंज हो जाता है। In the activity, we saw that the FIFO produced a closing inventory of $4,285, while AVCO produced a figure for closing inventory of 4160। दोनों में अलग अलग आ रहा है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है एक्टिविटी 3 में। FIFO therefore produce a cost of sales figure, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर भी उसमें अलग आएगा, और एवीसीओ मेथड के अंदर भी अलग आएगा। और अगर आपका सेल्स दे रखा है 18,000, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी अलग अलग आएगा। तो वो चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो क्या आप ऐसा नहीं तो क्या आप भाई कोई भी मेथड यूज करें आंसर विल रिमेन सेम? नहीं, हर मेथड से आंसर में क्या होगा, वेरिएशन आता है। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं हम इसी के बाद में। एक्टिविटी नंबर 5 हमारा दे रखा है इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन, तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बिजनेस हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स दे रखी है आपको $22,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया ओपनिंग इन्वेंट्री $3,000, और परचेज दे दिया है $17,600। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है आपको फीफो मेथड के अकॉर्डिंगली हैज बीन वैल्यूड $6,200 यूजिंग द फीफो मेथड एंड $6,080 यूजिंग द एवीसीओ मेथड्स। आपको दोनों मेथड से क्या दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है। और आपको याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हमें निकालना होता है तो वो कैसे निकलता है, पढ़ा हुआ ही आप लोगों ने 11th 12th में भी। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, प्लस उसमें क्या करते हैं हम, परचेज ऐड करते हैं, माइनस करते हैं क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर हमें बोला है क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू दे दिया दोनों मेथड से, आपसे पूछा है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट अराइजिंग यूजिंग फीफो मेथड एंड ग्रॉस प्रॉफिट अराइजिंग यूजिंग एवीसीओ मेथड। तो हम दो मेथड से कैलकुलेशंस कर देते हैं, फीफो मेथड से और एवीसीओ मेथड से। सबसे पहले हम बात करें सेल्स, तो सेल्स आपको दे रखी है बेटा कितनी, 22,000, जो दोनों में आ जाएगी आपकी 22,000, 22,000। उसमें से हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है आपको 3,000, तो 3,000 प्लस 17,600, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है कितना, 6,200 फीफो मेथड के अकॉर्डिंग, तो माइनस कर देंगे 6,200। करना कितना आ रहा है, 3,000 17,600 20,600 माइनस 6,200, तो आ जाएगा 14,400। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 22,000 माइनस 14,400, दैट विल बी 7,600। सेम प्रोसेस एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर करेंगे हम, यहां पर हमें निकालना है, तो वही आपका ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 3,000, परचेज आ जाएगा 17,600, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे रखा है कितना, $6,080, तो 6,080। इससे हम निकालें तो 3,000 प्लस 17,600 माइनस 6,080, 1,14,520 माइनस करा तो 7,480। ये मेरा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, एवीसीओ मेथड से भी आ गया और फीफो मेथड से भी आ गया है, दोनों मेथड से मेरे प्रॉफिट आ गए। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो उन्होंने सबसे पहले तो प्रॉफिट बताना है दोनों मेथड से, तो प्रॉफिट हमारा फीफो मेथड से आ रहा है 7,600,
तो यहाँ पे लिखा 7,600 और एवीसीओ से आ रहा है 7,480, 7,480 और डिफरेंस अमाउंट हमारा आ जाएगा। डिफरेंस अमाउंट कितना होगा, दोनों का निकाल देते हैं। 7,600 माइनस 7,480, $120, 120। ये मेरा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है। क्लियर है यहां तक का? यहां तक का पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। तो इस चैप्टर का मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। जब हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना होता है तो उसके मैंने आपको 4 पॉइंट समझा दिए। फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ये चारों पॉइंट का पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन टॉपिक पर। तो ये मेरा एक टॉपिक मैंने पूरा करा दिया, थ्योरेटिकल मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट। चलिए, तो अब हम इसमें आते हैं स्टार्टिंग से। अब हम स्टार्टिंग का रीड आउट करते हैं क्या क्या इसके अंदर दिया है। सबसे पहला हमारा टॉपिक दिया है इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है। तो इन्वेंट्री आर द असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आप बिजनेस में क्या करते हैं, सेल करने के पर्पज से अगर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बात करूं, कार इन द कार शोरूम, कार के शोरूम में कार रखी हुई है, तो वो क्या है, आपका इन्वेंट्री कहलाएगा। किस पर्पज के लिए रखी हुई है, सेल करने के पर्पज से। और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, ये फिर आप कोई प्रोडक्ट गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके प्रोडक्शन में अगर वो यूज होने वाला है। मान लो कार की एसेसरीज है, कार की एसेसरीज वगैरह जो है वो यूज होने वाली है, जब गाड़ी सेल की जाएगी तो उसको वो एसेसरीज लगा करके देनी होगी। तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाई टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कोई भी मटेरियल है, कोई भी सप्लाई, मतलब कोई भी और कोई चीज है जो यूज होने वाली है प्रोडक्शन प्रोसेस में, और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो वो सब कुछ हमारा इन्वेंट्री के अंदर आता है। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हाफ रेडी गुड्स, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर दिया फिनिश्ड गुड्स, वो भी आएगा इसके अंदर। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। फॉर सम बिजनेस, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, इन्वेंट्री कैन बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। It impacts the financial statement in two ways. A potentially large balance with the current assets। भाई जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी उनका इन्वेंट्री क्या होता है, ज्यादा होता है। सर ज्यादा क्यों, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में क्या करते हैं, गुड्स वगैरह बनाते हैं। तो उनका इन्वेंट्री वगैरह हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड देयरफॉर प्रॉफिट्स। और उनका जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका इम्पैक्ट उनके प्रॉफिट्स पर भी पड़ता है। तो मतलब इन शॉर्ट में कहूं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव more inventory as current assets in comparison of trading organizations। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन्वेंट्री वगैरह ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहां पर हमें इन्वेंट्री वगैरह का बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस करना होता है। उसी वजह से हमारा यहाँ पर ये चैप्टर दिया हुआ है। Business must therefore ensure that their financial statements account for inventory accurately। तो कि जो भी हम इन्वेंट्री के अकाउंट्स बना रहे हैं, इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो सही हो इन टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स एंड इट्स वैल्यूएशंस।
इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। अब जब हमें इन्वेंट्री का रिकॉर्ड करना होता है तो दो तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। एक तो पीरियड एंड। पीरियड एंड का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के एंड होने के बाद में हम इन्वेंट्री की क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है। पीरियड एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टीन टाइम पीरियड, इन्वेंट्री विल बी काउंट। इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद में, पहले नहीं। कंटिन्यूअस इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, रेगुलर हम क्या करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बिग बाजार वगैरह में, इन्हों में आप गुरजोत बोल रहे हैं सर, आई हैव डाउट इन सिंपल एवरेज मेथड। अभी मैं आपको बताता हूँ, बट ये थोड़ा सा कंप्लीट करा दूं वरना फिर बीच में रह जाएगा टॉपिक। अभी लास्ट में बता देता हूँ मैं आपको डाउट। कंटिन्यूअस इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, लाइक आज हम अगर बात करें बिग बाजार, बिग बाजार में आपने अगर देखा होगा तो कि अ, आप वहां से अगर एक टॉफी भी परचेस करते हैं तो उसका क्या होता है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसका प्रॉपर बिल बनेगा, प्रॉपर सिस्टम से काम होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस इन्वेंटरी रिकॉर्ड रखते हैं। एक भी चीज आएगी तो पहले वो कंप्यूटर पर आती है, उसके बाद में फिर आगे वहां से पास होती है। तो वहां पर क्या किया जाता है, कंटिन्यूअस इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स। और पीरियोडिक इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, हर महीने के एंड में या हर 3 महीने के एंड में, क्वार्टर के एंड में या हर 6 महीने में या साल के एंड में हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री काउंट करेंगे। एक दिन दुकान बंद रखी जाएगी और फिर काउंट होगी सब चीजें। अच्छा भैया घी के पैकेट कितने रखे, 1 2 3 4 5 6। ऑयल के पैकेट कितने रखे, इतने इतने रखे हैं। इसके शुगर के पैकेट कितने रखे, वो सब चीजें फिर काउंटिंग की जाती है। लेकिन वहां पर फिर क्या होता है, अगर कुछ भी चीज में कमी आ रही है, कोई भी फर्क आ रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उस पर एक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साल हो चुका है कंप्लीट। कंटिन्यूस इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, इमीडिएटली पता चलता रहता है। अगर मान लो रेगुलर वहां पर आप अपडेशंस रखेंगे तो वहां पर अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, किसी भी तरह का अगर कोई डैमेज वगैरह होता है, तो वो थोड़ा सा फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। तो वो चीज हमारा बताया यहाँ पर, देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन: period and inventory records and continuous inventory records. Period and inventory records, this is the traditional method of ascertaining the inventory held by an organization at a specific point in time. क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका कितना इन्वेंट्री बच रहा है उसको कैलकुलेट करने का हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है। एट द एंड ऑफ द पीरियड द इन्वेंट्री इज काउंटेड बाय वेयर हाउस स्टाफ इन एन इन्वेंट्री काउंट। और वो एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद में जो स्टाफ होता है वो काउंटिंग करता है। एंड दिस इनेबल्स द एंटिटी टू एस्टैब्लिश द क्वांटिटी ऑफ ईच लाइन ऑफ इन्वेंट्री एट द पीरियड एंड। जिससे क्या होता है, एक टाइम पीरियड एंड होने के बाद में आपको हर तरह की इन्वेंट्री का एक क्वांटिटी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। बट ये तरीका सही नहीं माना जाता, क्योंकि आप अगर एक टाइम पीरियड के बाद में अगर इन्वेंट्री काउंट करते हैं तो उसकी इतनी इफेक्टिवनेस नहीं रह पाती है। फिर दिया है हमारा कंटिन्यूअस इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। कंटिन्यूअस इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स क्या होता है, an alternative method of determining the quantity of each line of inventory held by an entity is to count it on continuous basis. Under this method, each time inventory is received into the warehouse or leave the warehouse, the inventory records are updated. जब भी वेयर हाउस के अंदर गुड्स आता है तब भी हम उसके अंदर अपडेट करते हैं, और जब भी वेयर हाउस से गुड्स जाता है तब भी हम उसका अपडेट करते जाते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली वो पूरा रिकॉर्ड बनता रहे। ड्यू टू द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी सिस्टम, दिस इज एन एफिशिएंट वे ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स। तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है इन्वेंटरी रिकॉर्ड करने का। यहां तक की बात क्लियर? इन्वेंटरी का मीनिंग बता दिया। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए फिर इसी के बाद में हम आगे चलते हैं। फिर उसी के बाद में दिया है हमारा अनसोल्ड गुड्स इन द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड।
अनसोल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? तो सीधी सी बात है, अनसोल्ड गुड्स मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। अनसोल्ड गुड्स मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसका मतलब बता दिया यहाँ पर जो आप लोगों को पता है। गुड्स माइट बी अनसोल्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। गुड्स क्या रह सकता है? बिना बिका हुआ भी रह सकता है। एंड विल देयरफॉर स्टिल बी हेल्ड इन इन्वेंट्री, तो उसको हम इन्वेंट्री के अंदर रखते हैं। एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन एन अक्रूवल बेसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। द परचेज कॉस्ट ऑफ दिस गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ द पीरियड, और इसीलिए हम उसकी परचेज कॉस्ट के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करते। तो मैंने सिंपल सा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का जब फॉर्मूला बताया था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हटा दिया जाता है। एंड द रीजन फॉर दिस इज दैट द परचेज नीड टू बी मैच विद द सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय दिस परचेज। भाई क्योंकि हमें परचेज और सेल्स का क्या कराना होता है? मैच कराना होता है, ताकि हमारा प्रॉफिट लॉस निकल सके। तो परचेज आपने कितना करा था, सेल्स कितना करा था एक टाइम पीरियड के अंदर, वो दोनों का मैच कराया जाता है ताकि हमारा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो सके। इफ द इन्वेंट्री इज नॉट सोल्ड इन द ईयर, अगर आपका इन्वेंट्री अगर सेल नहीं होता है करंट ईयर के अंदर, देन द सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस इन्वेंट्री विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, उसको हम किस पर करते हैं रिकॉर्ड? इन्वेंट्री को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। In the included in the statement of P&L until the following year. Therefore, closing inventory is removed from the statement of P&L for the current year and then taken back to the statement of P&L as opening inventory in the new year. इस साल के हम क्लोजिंग स्टॉक को हटा देते हैं और अगले साल का फिर वही स्टॉक क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, और फिर हम उसको बुक्स में इंक्लूड कर देते हैं। यहां तक का ये पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? यहां तक का पॉइंट क्लियर है? भाई सिंपल सा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये पूरा पैरा बोल रहा है, ईयर के एंड में जो हमारा स्टॉक बचता है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में से रिमूव कर दिया जाता है करंट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक बना करके उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड कर देते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है? वही चीज वापस से बता दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वही ओपनिंग इन्वेंट्री लिया, उसमें परचेज ऐड कर देंगे, या प्रोडक्शन अगर आपने करा है तो प्रोडक्शन का खर्चा ऐड कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। लाइक इसी की बेसिस पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे दिया है। एडी हैज अ बिजनेस सेलिंग फोन्स। एडी के पास में क्या है? बिजनेस है जो फोन वगैरह सेल करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही हैड 7 फोन्स इन द इन्वेंट्री। उनके पास में स्टार्टिंग में कितने फोन्स रखे हुए थे? 7 फोन्स रखे हुए थे स्टार्टिंग के अंदर। एंड विच हैड कॉस्ट $20 ईच, और उन फोन्स की कॉस्ट कितनी थी? $20 ईच। ड्यूरिंग द मंथ द प्राइसेस ऑफ द फोन्स हैज रिमेन्ड द सेम, और करंट मंथ के अंदर फोन की प्राइसेस वगैरह थी जो सेम रहा। सो एडी बाय और फर्दर 50 फोन्स फॉर $20 ईच। तो आपके पास में ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ था सबसे पहले, तो फिर आपने और फर्दर परचेज कर लिए 50 यूनिट्स, किस रेट पर? $20 ईच पर। एंड सेल 35 फॉर $30 ईच। तो ये तो आपने परचेज करे किस पर? $20 ईच, और फिर आपने सेल करे हैं 35 यूनिट्स $30 ईच। आपसे क्या बोला है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब वही आपको सेल्स बतानी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताना और प्रॉफिट बताना है। तो सेल्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने कितनी यूनिट सेल करी? 35 यूनिट्स $30 ईच। तो यहाँ पर मेरा सेल्स आ जाएगा 35 यूनिट्स इंटू $30 ईच। तो ये हमारा आ गया कितना? 1050। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का वही ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री रखा था 7 यूनिट्स $20 ईच, तो 7 यूनिट्स इंटू $20 ईच 140। परचेज हमने करा था 50 यूनिट्स इंटू $20 ईच 1000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो बेटा 7 यूनिट्स पहले की रखी हुई थी, 50 यूनिट्स आपने और परचेज कर ली, तो आपके पास कितनी होगी? 57 यूनिट्स, जिसमें से आपने क्या कर दी? 35 यूनिट्स सोल्ड कर दी है।
तो 57 माइनस 35, 22 यूनिट्स आपकी क्या रखी हुई है, अनसोल्ड स्टॉक है क्या? 22 यूनिट्स आपका क्या है, अनसोल्ड स्टॉक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालना है, तो 22 यूनिट्स और एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना था, $20 ईच। तो 22 इंटू 20, तो वो कितना आ जाएगा, 440। प्लस माइनस करके आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 700। 140 प्लस 1000, 1140 माइनस 440, तो 700। 1050 में से 700 लेस किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया $350। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? यस सर। अभी तक के टॉपिक में मैंने इसमें क्या क्या बता दिया बेटा? सबसे पहले तो मैंने आपको इन्वेंट्री का मीनिंग बता दिया, जो भी गुड्स वगैरह आप रखते हैं सेल करने के पर्पस या कोई प्रोसेस में यूज होता है, कोई भी मटेरियल वगैरह। फिर उसके बाद में बताया मैंने भाई हमारे जब इन्वेंट्री का काउंटिंग करना होता है तो दो तरह से होता है, या तो ईयर एंड पर या कंटिन्यूअस इन्वेंट्री। फिर क्लोजिंग स्टॉक का वो कॉस्ट ऑफ ईयर के एंड में जो स्टॉक होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के बाद में फिर हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। उस चीज के उसके बेसिस पर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कवर अप कर लिया है। यहां तक की हमारी बात हो गई है। अब मैंने अभी हाल बताया तो कि ओपनिंग स्टॉक को तो हमें क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करना होता है। मैं लिख देता हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री will be added to cost of goods sold, and closing inventory will be deduct out of cost of goods sold। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा उसको हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिमूव करना होता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री के केस में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होता है। यहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होता है। भैया आपका ओपनिंग इन्वेंट्री लिखोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, और यहाँ पर आप अगर कॉस्ट ऑफ ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज होता है। इसको हम देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वही इन्वेंट्री की अकाउंटिंग बता दिया। इन्वेंट्री इज जनरली अकाउंटेड फॉर एज अ ईयर एंड एडजस्टमेंट बाय जनरल एंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री वही नाम से इंडिकेट हो रहा है, ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। The trial balance produced by the entity at the end of the year will show an inventory figure. This amount generally relates to the opening inventory. अगर वो amount opening inventory से related है, that is the goods held by the business at the beginning of the year. तो जो गुड्स आपके ईयर के स्टार्टिंग में रखा उसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। सच गुड्स विल हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और आपने करंट ईयर में वाला गुड्स को क्या करा होगा, सेल करा होगा। एंड दे आर नो लॉन्गर एन असेट ऑफ द एंटिटी, अब वो असेट नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि उसको आपने बेच चुके हैं। But will form part of the cost that should be matched against the sales revenue when determining profit। लेकिन हम उसको कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसको हमने खरीदा था, लास्ट ईयर हमने नहीं लिया था, तो इस साल हम लेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री के केस में हमारी एंट्री क्या बनती है, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट और क्रेडिट इन्वेंट्री अकाउंट। क्या एंट्री बनती है ओपनिंग इन्वेंट्री के केस में, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम उसको डेबिट करते हैं क्योंकि बढ़ाना है, और इन्वेंट्री के क्रेडिट इन्वेंट्री है क्योंकि हमें इन्वेंट्री को कम करना होता है, क्योंकि अब हमारा इन्वेंट्री वो करंट ईयर में सेल हो चुका है। बिकॉज इन करंट ईयर ओपनिंग इन्वेंट्री हैव बीन sold। Is it clear? First point, opening inventory
फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ओपनिंग इन्वेंट्री का। ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। और ईयर के एंड में जो स्टॉक होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। द गुड्स हेल्ड बाय द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर मस्ट बी इंक्लूडेड एज एन असेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसको हम क्या करेंगे, ईयर के एंड में बैलेंस शीट में एसेट्स के फॉर्म में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा अभी तक हमने उसको कॉस्ट के अंदर नहीं लिया है, तो हम उसको असेट के फॉर्म में दिखाएंगे एंड एज अ डिडक्शन विद इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिडक्शन के फॉर्म में दिखाते हैं। एंट्री क्या बनेगी, डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट और क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इन्वेंट्री को हमें वहां से बढ़ाना है, स्टॉक को दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट के अंदर, तो इसलिए डेबिट इन्वेंट्री और क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस डबल एंट्री मूव इन्वेंट्री आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हटा देगा, एंड ऑन टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ करंट असेट्स। और बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स के फॉर्म में वो आ जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहां तक का मेरा पॉइंट हो गया है। अब इसके अंदर हमारा, कल हम इसी के अंदर पढ़ेंगे इन्वेंट्री का जब हमें वैल्यूएशन करना होता है तो वो कैसे किया जाता है, उसके अंदर हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस को इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता है, आईएस 2 के अंदर क्या क्या बता रखा है, कॉस्ट प्राइस, एनआरवी वगैरह, वो सारा पॉइंट मैं कल समझाता हूँ। ठीक है बेटा? ओके सर। बाकी का हम कल करते हैं, यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करिए। यस गुरजोत, आपका डाउट था? हाँ सॉरी, हाँ बोलिए, आपका सिंपल एवरेज में क्या डाउट है? मुझे वो मेथड समझ में नहीं आया। आई वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आल्सो। सिंपल एवरेज के अंदर आपका सिंपल सा पॉइंट होता है। मान लो मैंने सपोज, जैसे मैं बात करूं, स्टार्टिंग में मैंने बताया यहाँ पर मेरे पास क्या था बेटा, अलग अलग तरह के रेट का गुड्स था। 10 यूनिट्स थी मेरे पास 30 वाली, 10 यूनिट्स थी 33 वाली, 10 यूनिट्स थी 36 वाली, और 10 यूनिट्स थी 40 वाली। तो एक टाइम पीरियड के अंदर आपने जो भी गुड्स परचेज करा है उन सबका आप टोटल कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। उससे हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज प्राइस। अब जो भी आप इशू करेंगे उन सब के लिए आप एक ही रेट लेंगे, 34.75 पर यूनिट। ये हमारा दिया है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड के अंदर। तो जब आप इससे जो जिस लेक्चर में आपने समझाया था उससे पहले वाले लेक्चर में जब आप समझा रहे थे तो तो मैंने आपने ना। वो चीज मैं बता रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के एक्चुअली सिंपल एवरेज में 3 कंसेप्ट चलते हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगा रखा है बुक के अंदर, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। इवन आपको मैं बुक में भी रीड आउट कराऊं तो यही चीज दे रखा है, इसलिए मैंने फिर वाला कंसेप्ट स्किप करा दिया था। ये देखो, पीरियोडिक एवरेज और सिंपल एवरेज। द कॉस्ट ऑफ ऑल परचेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड। क्लियर? यस सर। सर जो आप उस दिन क्वेश्चन करवा रहे थे उसको इस वाले मेथड से करवा सकते हो एक बार? मतलब फर्स्ट लेक्चर में जो करवाया था मैंने उस वाले मेथड से? नो सर, जो अभी आपने बोला ये टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से। ये वाला जो क्वेश्चन कर रखा है ये उसी मेथड से तो कर रखा है मैंने। टोटल कॉस्ट 10 यूनिट्स इंटू 30 प्लस 10 इंटू 33, इस तरह से सारा टोटल आ जाएगा। टोटल कॉस्ट 300 प्लस 330 प्लस 360 प्लस 400 अपॉन टोटल यूनिट्स 40, तो आपका आ गया ना 34.75 पर यूनिट। यस सर, ये आ गया। आई एम सेइंग इट लाइक इन टेबल फॉर्म। कैन यू जस्ट प्लीज एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स इन अ टेबल फॉर्म? टेबल फॉर्म में जरूरत ही नहीं होती सिंपल एवरेज के में। ओके सर। सिंपल एवरेज में टेबल फॉर्म की रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपको एक ही रेट है। जितना भी आपको इश्यू करना है वो सीधा एक ही रेट पर होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी सीधा एक ही रेट पर होगा, तो उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलिए बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।
Thank you, sir. वेलकम।